स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को देखें तो 8622 के आसपास कर रहा है निफ्टी कामकाज। फ्लैटिश टोन पर ही अभी काम हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में इस वक्त पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में आधी % तक की खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन सेंसेक्स में भी आज काफी रुझान निचले की ओर है। 28,000 का स्तर भी अभी हमने कुछ देर पहले तोड़ा था और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब सीधा चलते हैं संदीप के पास और जान लेते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा बजिंग न्यूज है वो है ज़ीलर्न और ट्री हाउस के पर्सपेक्टिव से। एक रिवाइज मर्जर डील का अनाउंसमेंट हुआ है। डील के सभी कॉन्टूर्स क्या हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए संदीप, क्या कुछ डिटेल्स हैं और खासतौर पर ज़ीलर्न को इस नई रिवाइज मर्जर से क्या फायदा होने वाला है? सुखिया साक्षी, बिल्कुल जो रिवाइज मर्जर है उसकी जो स्कीम है उसको अप्रूवल इस कंपनी के बोर्ड ने दिया है और ये जो नई स्कीम डिसाइड की गई जिसका फैसला लिया गया है उससे दरअसल ज़ीलर्न को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये जो डील को लेकर अनिश्चितता है वो खत्म हो गई। आपको याद हो तो Q3 के एंड पे इस मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन Q4 में जिस तरह से ट्री हाउस का खराब प्रदर्शन हुआ था, बड़ा लॉस में वो कंपनी आई थी, उस वजह से इस मर्जर को रोक दिया गया था और अब फाइनली इसके ऊपर एक कॉल लिया गया जिसकी वजह से अब जो अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें मर्जर के बाद जो एजुकेशन सेक्टर में इस कंपनी यानी कि ज़ीलर्न की जो पकड़ है वो मजबूत होगी और साथ ही साथ ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर कैटेगरी में अगर आप देखें उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। मर्जर के बाद ट्री हाउस जो कि खराब दौर से गुजर रही थी उसमें एक सुधार देखने को मिलेगा। ऑपरेशन फ्रंट पे अगर आपको याद हो Q4 में ये कंपनी लॉसेस में आई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो फायदा है जो टर्नअराउंड है वो देखने को मिल सकता है इस मर्जर के बाद। उस लिहाज से देखा जाए एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन ज़ीलर्न जिसके साथ ट्री हाउस का मर्जर हो रहा है उसमें मल्टीफोल्ड फायदे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत होगी इस मर्जर के बाद। एब्सोल्युटली, तो डेफिनेटली ज़ीलर्न के लिए एक पॉजिटिव खबर और एजुकेशन सेक्टर में पकड़ मजबूत होते हुए नजर आएगी इस रिवाइज मर्जर के बाद। लेकिन कुछ और भी सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी भी पूरी सूची संदीप के पास मौजूद है। बताइए संदीप। साक्षी, सबसे पहले जिन कंपनीज के नंबर्स आए हैं, जस्ट डायल के नंबर्स आज सुबह रिलीज हुए थे, उसके बाद इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। OCL इंडिया, लक्स इंडस्ट्रीज और फ्लेक्स फूड और ऐसी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आए और उसके बाद देखिए इन काउंटर्स में पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव साइड पे एक्शन आज देखने को मिल रहा है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की अगर आप बात करें, नीला इंफ्रा एक कंपनी है जिसको बाड़मेर राजस्थान से 87.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है एक मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और रेजिडेंशियल हाउसेज बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है, जिसके बाद देखिए आज इस काउंटर में डबल डिजिट गेंस देखने को मिल रहे हैं। रेलिगे एंटरप्राइजेस एक बड़ी ब्लॉक डील इस कंपनी में हुई थी, सुबह 2.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ था करीब 239 रुपीज प्रति शेयर पर। उसके बाद देखिए लगातार प्रेशर इस काउंटर पर देखने को मिला, अब भी करीब 6.25% के आसपास ही कमजोरी आपको नजर आएगी। लेकिन ITI एक ऐसा शेयर है जिसमें आज देखिए 10% ज्यादा के गेंस देखने को मिले थे, अब भी करीब 9% के आसपास की तेजी है। दरअसल पार्लियामेंट्री पैनल ने इस कंपनी को डिफेंस PSU बनाने की रिकमेंडेशन दी है और अगर ये इसकी मंजूरी मिलती है जाहिर सी बात है कि इस कंपनी के फॉर्च्यून्स में बदलाव होगा और उसी का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इस काउंटर में आज देखने को मिल भी रहा है। कल्याणी ग्रुप के शेयरों में आज देखिए काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, इन सभी शेयरों में देखिए 10 से 15 इनफैक्ट 20% तक के जो गेंस हैं वो देखने को मिले हैं। दरअसल HD देवेगौड़ा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दरअसल इस कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन है वो खत्म किया है। बंगलुरु मैसूर एक इंफ्रा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर वो काफी ज्यादा यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म किया है। जिसके बाद देखिए नाइस जो कि BF यूटिलिटी की सब्सिडरी कंपनी है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करी थी, इसमें तो तेजी है ही, उसके साथ साथ बाकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनमें भी देखिए आज तेजी का रुझान साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज लॉजिस्टिक एज अ पैक में देखिए काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद आज फिर से सारे शेयरों में आज देखिए 5% तक का अपमूव है। गति, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, सिकाल, लंबी लिस्ट है जहां पे देखिए वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। PSU बैंकों में भी आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। इंडियन बैंक की बात कीजिए, सेंट्रल बैंक, OBC, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, इनमें भी 2.5 से लेकर 8% तक के जो अपमूव से आज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मेटल शेयर्स अगर आप देखें, सेल, कोल इंडिया, टाटा स्टील, NMDC, वेदांता, ये कुछ मेटल माइनिंग प्लेज हैं जिनमें आज देखिए कहीं ना कहीं जो चमक है वो बढ़ती नजर आई है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें एक पैक जो कि आज डिसअपॉइंट कर रहा है वो है चीनी पैक। इनमें आज देखिए आज जबरदस्त मुनाफा वसूली का प्रेशर देखने को मिला है। धरानी शुगर, मवाना शुगर, राणा शुगर, ऑल शुगर, पेरी शुगर, इनमें भी लंबी लिस्ट है जहां पे आज वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिला है। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया दिग्गजों के मुकाबले छोटे मोटे शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिले, तो कुछ ऐसे मिड कैप साइड के आइडियाज जहां पे काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। उसमें दुनसेरी पेट्रो, ग्लोबल ऑफशोर, सुंदरम फास्टनर्स, आधुनिक इंडस्ट्रीज, बुक्स लैब, KNR कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आज देखिए मिड कैप साइड में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज के बाजार में जहां पे सीमित दायरों में कारोबार हो रहा है, इनमें जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी सूची को बताने के लिए। कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस में तो अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, हालांकि निफ्टी जो है अभी भी दायरे में ही कामकाज कर रहा है।
रहा है और अपने अपने उछले लेवल से नीचे आते हुए नजर आ रहा है। कुछ और पॉकेट्स जहां पर अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, उनमें से मेटल स्पेस है, लॉजिस्टिक स्पेस है और कल्याणी ग्रुप के शेयर्स हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन देख लेते हैं इस वक्त एफएनओ मार्केट से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एक और बार बाजार फिर से स्लिप होते हुए नजर आ रहा है, काफी चॉपी ट्रेड आज सुबह से हमने देखा है, आगे के लिए क्या इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं? जो बिल्कुल एक दायरे में है, लेकिन सुबह एक पुल बैक था, ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली होगी और एक दायरा 100 अंकों के दायरा ट्रेडर समझना है कि बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। आज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 3 लाख शेयर्स तो निफ्टी फ्यूचर्स में जुड़ गए। प्रॉब्लम फिर से बनी 8700 की कॉल और 8800 की कॉल। आज राइटर्स फिर से हावी हैं। 8700 की कॉल में लगभग 11 लाख शेयर्स का एडिशन, बहुत तगड़ी राइटिंग। इसके अलावा 8800 की कॉल पे भी आज राइटिंग है। 10% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए और फ्रेश राइटिंग के लिए। कॉल्स में तगड़ी राइटिंग है। आज काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट स्ट्रांग है, जिसमें कोल इंडिया ये स्टॉक सुबह से ही काफी डोमिनेट कर रहा है। 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है और मेटल माइनिंग स्टॉक्स में वैसे भी कोल इंडिया और स्टील अथॉरिटी दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो परसेंटेज के लिहाज से काफी स्ट्रांगली डिलीवर कर रहे हैं। स्टील अथॉरिटी में भी आज 8% के आसपास के गेंस ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिले। दूसरा पैक है टू व्हीलर पैक, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स दोनों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प तो आज एक शॉर्ट कवरिंग के चलते चल गया, लेकिन टीवीएस मोटर्स जो है वो लगभग 5% के ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ चढ़ा है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए हैं इसमें। साथ साथ पीएनबी, आज पीएसयू बैंक्स की बारी थी, जिसमें पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक शामिल थे और टायर स्टॉक्स में एकदम से एक्यूमुलेशन देखने को मिले। एफएनओ में सीएट बस कर रहा है और साथ साथ अपोलो टायर्स, दोनों में गेंस मिल रहे हैं। लेकिन 2 स्टॉक जो कंप्लीटली डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उसमें एक है जस्ट डायल, यहां पर 30% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बहुत शॉर्टिंग देखने को मिली है नतीजों के बाद। उसके अलावा टीसीएस जो लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में स्लिप हुआ और आईटी पैक, खासतौर से जो दिग्गज आईटी पैक है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इंडेक्स में। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया रजत ये पूरा ही अपडेट देने के लिए। और जिस तरीके से अभी रजत बता भी रहे थे, प्रेशर जो आज आ रहा है वो आईटी स्पेस से आ रहा है और खासतौर पर अगर आप टीसीएस पर नजर डालेंगे, आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर टीसीएस ही है, करीब 2% नीचे अभी ये शेयर कामकाज कर भी रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस की। खबर भी है कि पिरामल ग्रुप ने एश स्टीवंस इंक्लूसिव, जो कि यूएस की एक कंपनी है, उसे 350 करोड़ से ज्यादा के अराउंड डील में ऑलरेडी एक्वायर किया भी है। और इसी तरीके की काफी सारी डील्स पिरामल ग्रुप ने ओवर द टाइम की है और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट्स ने रोबस्ट रिटर्न्स ओवर द इयर्स दिए भी हैं। पिरामल ग्रुप के खासतौर पर अजय पिरामल की अगर बात करें, उन्होंने जहां पर भी हाथ लगाया वो सोना हो गया। अपने हर निवेश पर उन्होंने शानदार रिटर्न्स कमाए हैं और ग्रोथ की जो कहानी उन्होंने लिखी वो डेफिनेटली कमेंडेबल है। कैसी रही है उनकी ये सक्सेस की जर्नी बताने के लिए मेरे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए ओवर द इयर्स जो भी एक्विजिशंस अजय पिरामल ने किए हैं वो किस तरीके के रहे हैं और ओवर द इयर्स किस तरीके से उन्होंने रोबस्ट रिटर्न्स कमाए हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए 2010 में जब अजय पिरामल ने पिरामल एंटरप्राइजेस का मेजर जेनरिक कारोबार एबॉट को बेचा था, तब तक भी उन्होंने करीब 18 ऐसे एक्विजिशंस कर रखे थे ऑलरेडी और वो कारोबार 16,000 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि कंपनी किस तरह ग्रो करेगी, क्या आने वाले समय में इस कैश का ठीक से यूटिलाइजेशन होगा या नहीं। इसी चीज़ को अगर गोइंग फॉरवर्ड देखें तो कैश का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जैसा हो सकता था वैसा किया गया। 2012 में पहली बारी उन्होंने वोडाफोन के अंदर स्टेक खरीदा और 11% के आसपास स्टेक की वैल्यू करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास ये खरीदी गई। लेकिन वो हिस्सेदारी जो खरीदी गई उसको बेचा उन्होंने 2014 में जाके, जबकि स्टेक की वैल्यू करीब 9200 करोड़ रुपीस के आसपास हुई, यानी कि करीब 50 से 60% के एक रिटर्न के साथ वोडाफोन में वो अपना एग्जिट करके गए। इसके अलावा इतना ही नहीं, 2013 से 2014 के दौरान उन्होंने श्रीराम ग्रुप के अंदर भी हिस्सेदारी खरीदी और अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्राइसेस पे उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी। अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 10% के आसपास हिस्सेदारी, श्रीराम कैपिटल में करीब 20% हिस्सेदारी और श्रीराम सिटी यूनियन में करीब 10% हिस्सेदारी खरीदी। इस पूरे स्टेक की वैल्यू खरीदने समय करीब 3600 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि मौजूदा 1700 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि मौजूदा करीब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू बैठती है। यानी कि वहां पर भी उनको गेन जो है वो रफली 60 से 150 से 200% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा रिटर्न वहां पर भी आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक रियल एस्टेट फंड भी बनाया जिसके तहत उन्होंने रियल एस्टेट की कई प्रॉपर्टीज खरीदी। साथ साथ स्ट्रेस्ड एसेट्स फंड भी बनाया जिसके तहत वो कई स्ट्रेस्ड एसेट फंड्स पे भी निवेश करते हैं, वहां पर भी एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं उन्होंने करीब 6600 से 6500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया, जिसकी वैल्यू रफली 13 से 14,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि रिटर्न के लिहाज से देखें तो करीब 150 से 200% तक का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जनरेट किया। और अभी भी कई कंपनियों में उनका एक बड़ा निवेश है जो कि निवेश उन्हें एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। और अब एक और नई एक्विजिशन के साथ वो दोबारा फार्मास्यूटिकल कारोबार के अंदर विस्तार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अहम चीज़ है
समझिए कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी हिस्सेदारी खरीदने की, और वहीं पर जाके वापस उनके मतलब जहाँ से हिस्सेदारी बेच के उन्होंने फार्मास्यूटिकल कारोबार से बाहर हुए थे, अब दोबारा फार्मास्यूटिकल कारोबार के अंदर उतरने जा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने सामने रखे हैं सुमित। कहीं ना कहीं जो उनको निवेश है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डबल होते हुए नजर आया है, और आप देखिए कोई भी सेक्टर उनसे अछूता नहीं रहा है, भले ही वो फार्मा स्पेस का हो, टेलीकॉम स्पेस का हो, श्रीराम ग्रुप का हो, सभी ग्रुप्स में उन्होंने जहां पर भी हाथ लगाया है वो डेफिनेटली सोना होते हुए नजर आया, और काफी रफ्तार से उनका जो निवेश है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। शुक्रिया सुमित इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं रफ्तार की, तो दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की बात आती है, और उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया है। बोल्ट की ही रफ्तार के साथ रिटर्न्स भी दिए हैं। कुछ ऐसे ही शेयर्स के नाम लेकर मेरे साथ दीपाली भी मौजूद हैं। बताइए दीपाली। शुक्रिया साक्षी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जिन्होंने महज 1-1.5 महीने में 100% तक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 8 स्टॉक्स यहां पर मैंने पिक किए हैं जिन्होंने 80 से 100% तक का मूव दिया है महज 9 वीक्स में। और केमिकल सेक्टर जो है वो बीते 3-4 महीने से लगातार बारिश के रडार पर है। सुदर्शन केमिकल जो नतीजा है वहां पर एक टर्न अराउंड दिखा। स्टॉक आप देखिए महज 9 वीक्स में 103% तक रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए। तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सुदर्शन केमिकल्स की ओर से आते हुए दिखी है। दूसरा स्टॉक है इंडियन बैंक का। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स हमने देखा काफी वॉलेटाइल रहे पूरे अर्निंग सीजन के दौरान, लेकिन इंडियन बैंक जब नंबर्स है तो एसेट क्वालिटी थोड़ी सी स्टेबल हफ्तों से कंसिस्टेंटली अप मूव में है। 94% तक के रिटर्न्स अपने निवेशकों को डिलीवर कर चुका है महज 9 हफ्ते में। और आज भी आप देखिए 11.5% ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। ग्रेविटा यहां भी अच्छे अर्निंग्स आए थे, नतीजों के से पहले ही स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया था। मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। आज भले ही थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन 9 वीक्स में ऑलमोस्ट 90% तक के रिटर्न शेयर ने डिलीवर किए। जीएचसीएल ने 80% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं महज 9 वीक्स में। और एक आप देखिए डेल्टा कॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 100% तक मूव ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेल्टा कॉर्प अच्छे एक टर्न अराउंड हुआ था नंबर्स में, और नए कसिनो लाइसेंस मिलने की भी खबरें थी सिक्किम में, जिसके बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में आज भी 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप से रिटर्न ज्यादा आते हुए 8% के रिटर्न इन स्टॉक्स ने महज 9 वीक्स में डिलीवर किए हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस पूरी सूची को बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजार की चाल चाहे जो भी हो, जिस तरीके से आज भी एक सबड्यूड ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं वो जरूर परफॉर्म कर रही हैं। और ऐसे ही कुछ नाम दीपाली ने आपके सामने रखे जहां पर महज 9 हफ्तों के बीच 90% से भी ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यूनिटेक के बारे में। यूनिटेक को अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुग्राम प्रोजेक्ट के निवेशकों को 15 करोड़ रुपए लौटाने के भी आदेश दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे अपने सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, आपसे ये जानना चाहेंगे कौन से प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला है, क्या है ये पूरा मामला, और कब तक की ये सीमित दायरे बताया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को ये पैसा लौटाने के लिए कहा गया है? देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 70 के प्रोजेक्ट विस्टा का मामला है। 7 साल पहले यूनिटेक ने ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, लेकिन अब तक ये जो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन पाया। कुछ दिन पहले यूनिटेक के बाहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और कहा था कि हमें इसका रिफंड जो है वो दिलवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो यूनिटेक था उसने हाथ खड़े कर लिए थे, कहा था कि उसके पास सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं है, रिफंड करने के लिए नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर 5 करोड़ रुपए और सितंबर अंत तक जो है वो 15 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। जो इन्वेस्टर्स को जो है वो पैसा आपको रिफंड जो है वो करना होगा। अगर आप ये पैसा रिफंड नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है आपके खिलाफ जो है वो की जाएगी। और मामले की अगली सुनवाई जो है 4 अक्टूबर को होगी। जी असीम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इमीडिएट बेसिस पे भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को कुछ राशि जमा करने के लिए कही है? देखिए, 2 हफ्ते के अंदर 5 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। 5 करोड़ रुपए जो है वो कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर डिपॉजिट होंगे, वहां से रिफंड जो है वो किया जाएगा। मामले की सुनवाई जो है वो कोर्ट आगे करेगा। 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई जो है वो होगी। तब तक यूनिटेक को 15 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिटेक को एक और बार बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब 15 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने भी होंगे। लेकिन एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की काफी बड़ी खबर के बारे में। ज़ीलर्न और ट्री हाउस का जो मर्जर है उस डील में एक रिविजन हुआ है और उसे अब दोनों ही बोर्ड्स ने मंजूरी भी दे दी है। रिवाइज मर्जर को ये मंजूरी दे दी है और इस खबर के बाद जोरदार रिटर्न्स हमने दोनों ही शेयर्स पर देखी। अब अभी भी देखिए ज़ीलर्न 14-14.5% तक की उछाल के साथ कामकाज कर भी रहा है। ट्री हाउस में भी इसी तरीके का रुझान देखने को मिला था। सुबह के समय अगर देखा जाए तो ट्री हाउस और ज़ीलर्न दोनों में ही करीब करीब 18% तक का भी उछाल देखने को मिला था। चलिए इसी के साथ समेट लेते हैं बजिंग न्यूज को। यही मुझे दीजिए इजाजत।